हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो कि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में हम लोग विशेष चीज़ अर्थात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आपने देखा बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी होता है तो कंपाउंड इवेंट होना जरूरी है। बिना कंपाउंड इवेंट का हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। अर्थात कहने का सेंस है कि अगर एक से ज़्यादा इवेंट होगा तभी हम लोगों का क्या होता है बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो सकता है। और अगर एक से ज़्यादा इवेंट नहीं हो तब तो फिर नहीं होगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी होगा। जी हाँ, इसका मतलब है एक से ज़्यादा इवेंट होना जरूरी है। मान लीजिए ए बी ये हो रहा है आपका इवेंट, अर्थात कंपाउंड इवेंट हो रहा है, कंपाउंड इवेंट हो रहा है। ठीक, हम लोग याद करो दो इवेंट मान लीजिए ए एंड बी टू इवेंट। जी हाँ, ये दो इवेंट हो रहा है। अब हम चाहते हैं सबसे पहले कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता था। तो भाई जैसे कि मैं कहूं कि ए इवेंट हो रहा है और ए इवेंट होने के बाद कि कौन इवेंट होगा, बी इवेंट। ए इवेंट होने के बाद बी इवेंट होगा और बी पर ए के द्वारा क्या हो, इफेक्ट हो। तो इसका मतलब है कि बी का जब प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है बच्चों, वह निश्चित तौर पर क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, जिसको कि हम लोग इस रिजल्ट के द्वारा निकालते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालते थे, ये पहले घटना घटित होती थी, तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी, ये क्या होता था, हाँ सिंपल प्रोबेबिलिटी। और जब ए के बाद बी घटना घटित हो और साथ साथ बी पर किसके द्वारा इफेक्ट हो, ए के द्वारा, तो यह घटना बी बाय ए होता था। अर्थात इसका मतलब होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड, माने इवेंट ए जो है हो चुका है, ऑलरेडी अकर्ड। मतलब बी घटना का प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, अर्थात बी घटना घटित हो रही है जबकि ए घटना घटित हो चुकी है। और जो घटित हो जाती है बच्चों, वो पहले ही पता चल जाता है कि यह घटना हो चुकी है। जा तो इसका आपने प्रोबेबिलिटी प्रीवियस कंसेप्ट में आपने निकाला था, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकाला था, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ ए। अर्थात ए के द्वारा बी पर जो इफेक्ट पड़ता था वो क्या पड़ता था भाई, जो दोनों में कॉमन हो वही नहीं इफेक्ट पड़ेगा। कॉमन ही नहीं रहेगा तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, समझ में आ रही है। जी हाँ, अगर कॉमन ही नहीं रहेगा मतलब ए एंड बी में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन बात नहीं है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या है, फाई है। क्या है, और जब फाई की बात होती है तो उस जगह प्रोबेबिलिटी कंडीशन का क्या निकलेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा तो जीरो निकलेगा ना। जी बच्चों, लेकिन अगर कॉमन है तो वही इफेक्ट है और इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी है और उसमें इफेक्ट करने वाला आपका सिंपल स्पेस के रूप में आता है। इफेक्ट कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है ना।
अब इसी को NS से भाग दे देते थे तो यह बन जाता था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय क्या निकलता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकलता था। और यदि आप मान लीजिए कि ऐसा हम कहें कि पहले B हुआ, पहले घटना B हुआ, मान लीजिए पहले घटना B हुआ, पहले घटना क्या हुआ, B हुआ। अगर B घटना पहले हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा B, तब सिंपल क्या कहलाएगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी। जो घटना पहले होगा वह हमेशा सिंपल बनेगा। B के बाद कौन हो रहा है, A घटना हो रही है। B के बाद कौन घटना हो रही है, A घटना हो रही है और A का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब B के द्वारा इफेक्ट है तो निश्चित तौर पर इसको क्या लिखा जाएगा, A बाय B। अर्थात इसका मतलब हुआ कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A निकाल रहे हो, जबकि इवेंट B ऑलरेडी अकर्ड। माने इसका मतलब हुआ कि आपका घटना भी A हो रहा है और B घटना घटित हो चुकी है। इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या निकालते थे मेरे प्यारे बच्चों, तो A इंटरसेक्शन B क्या निकालते थे, हाँ जी, A पर B के द्वारा इफेक्ट है तो इफेक्ट क्या होता है, तो जो कॉमन है उसका निकालेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ B, किससे डिवाइड करेंगे, हाँ जी, नंबर ऑफ B। और साथ साथ इसको अगर NS से भाग देंगे तो A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी में बदल जाएगा और B का भी प्रोबेबिलिटी में बदल जाएगा, है ना। और एक बात ध्यान दीजिएगा, नीचे का प्रोबेबिलिटी जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 0 के बराबर हो जाएगा एक तरह से अनडिफाइन हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा ना। इसमें कौन बराबर नहीं होना चाहिए भैया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। बट आज हम लोग इसी का यूज करके एक नया चीज जानने जा रहे हैं, वो क्या है समझिएगा। मैंने आपको कहा कि भाई एक घटना घटित हुई और ये घटना के बाद B घटना घटित हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको दोनों चाहिए। क्या सब चाहिए, दोनों, मतलब A भी चाहिए एंड B भी चाहिए, समझिएगा, A भी चाहिए एंड B भी घटना चाहिए। तो निश्चित एक घटना का आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर B घटना का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, अब फिर दोनों को साथ करोगे, दोनों को क्या करोगे, साथ करोगे, तब ना होगा हम साथ साथ हैं। सपोज करो, एक एग्जांपल देते हैं, हम किसी कार्ड से, जिसमें कि 52 कार्ड होते हैं बच्चों, 52 कार्ड में से आपको 2 कार्ड खींचनी है और 2 रेड कार्ड खींचनी है, 2 रेड कार्ड खींचनी है और 1 बाय 1 खींचनी है। कैसे खींचनी है, 1 बाय 1 खींचनी है। तो ये बताइए कि पहला एक्सपेरिमेंट आप क्या कीजिएगा, एक कार्ड खींचिएगा रेड, एंड फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कीजिएगा, दूसरा भी रेड कार्ड खींचिएगा और आपको दोनों अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालिएगा ना। उसके बाद लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो दोनों कार्ड चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, दोनों कार्ड चाहिए, मतलब A भी चाहिए एंड B भी चाहिए, तब ना आपका 2 कार्ड पूरेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों को क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा, जोड़ना होगा, तब ना आपका ऐसा होगा। उसके लिए हमको आज सीखना है, जहां अर्थात कैसे हम 2 एक्सपेरिमेंट को एक साथ ला सकते हैं। इसीलिए मैंने पहला वर्ड बोला कि आज मकसद है साथ साथ करने का। क्या करने का, अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसमें हम देखिए बच्चों,
इसमें आप दोनों तरह के कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, इफेक्ट वाला भी और नॉट इफेक्ट वाला भी। दोनों तरह के कंडीशन को हम फॉलो इसमें करवा सकते हैं। अब देखिए, इसी में मैंने दो कार्ड बोला। एक तो इस तरह हो सकता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या बोला? विदाउट रिप्लेसमेंट, माने पहला एक्सपेरिमेंट जो आप ए करोगे वो उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट दूसरा जब इफेक्ट लेंगे, दूसरा जब कार्ड लेंगे तो निश्चित पहले से क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला? विदाउट रिप्लेसमेंट, माने 52 कार्ड में आपने एक कार्ड लिया तो घट गया ना। काहे कि जो निकाल लेंगे वो डालेंगे नहीं, जो डालेंगे नहीं, तो डालेंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो निश्चित इफेक्ट पड़ा पहले से। तो बच्चों, पहला का प्रोबेबिलिटी तो सिंपल प्रोबेबिलिटी हुआ, पहला का क्या हो गया। और उसके बाद दूसरा का प्रोबेबिलिटी फिर निकालेंगे आप। अब फिर दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे? ज्वाइंट करेंगे, अर्थात साथ साथ करेंगे। क्योंकि मुझे तो दोनों चाहिए ना। मुझे क्या चाहिए? दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए भाई। तो इसी को आज सीखना है कि कैसे हम दोनों को साथ साथ कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का निकालने के लिए सीखा, या तो ए का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सीखा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का प्रोबेबिलिटी सीखा बच्चों। अर्थात सिंपल हो या कंडीशनल हो, यह हम लोगों ने सीखा। लेकिन अब चाहते हैं कि हम एक से ज्यादा इवेंट जो घटित हो, अर्थात कंपाउंड इवेंट जो घटित हो, उसको हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकेंगे कि कंबाइंड कर सकेंगे, ज्वाइंट कर सकेंगे। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? जैसे मैं आपको कहूं कि 52 कार्ड में 3 कार्ड खींचनी है, सपोज कीजिए 52 कार्ड में कितनी? और 3 कार्ड 1 बाय 1 खींचनी है। कैसे खींचनी है? 1 बाय 1। तो इसका मतलब है पहला एक्सपेरिमेंट एक कार्ड का होगा, पहला एक्सपेरिमेंट 8 का, उसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी एक कार्ड का होगा, उसका भी प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा। और तीसरा कार्ड जब निकालेंगे तो तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो तीसरा कार्ड निकलेगा। सब में एक ही कार्ड निकाला जा रहा है, लेकिन आपको कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो तीनों को मिलाएंगे तब ना आपका 3 कार्ड पूरेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? अगर 5 कार्ड भी निकालना होगा तो ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, सी निकालेंगे, डी निकालेंगे, ई निकालेंगे, और उसके बाद पांचों को क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तब ना मेरे पास 5 कार्ड पूरेगा। समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब उसके लिए जानना है, उसके लिए हमको समझना है कि कैसे हम साथ साथ कर सकते हैं। और इसी के हेल्प से, जी हाँ, जो हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट निकाला, उसी रिजल्ट से आप साथ साथ का भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकेंगे इसी के हेल्प से। कोई दिक्कत? तो चलिए वो भी सीखेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जान रहे थे, अभी तक ये हम सीख रहे थे कि इंडिविजुअल किसी भी एक्सपेरिमेंट का या किसी भी इवेंट का हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन अब साथ करने के लिए सीखेंगे। जो अलग अलग हो रहा था अब क्या करेंगे? साथ करेंगे। आइए, इसके लिए आपको क्या जानना होगा? एक नया रूल। जी हाँ, एक नए रूल में हम लोग इसको साथ कर सकते हैं, और इस रूल का नाम होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या नाम होता है बच्चों? हाँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो आज हम लोग साथ करेंगे
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के आधार पर, जहां गुना के आधार पर, अर्थात साथ जो करेंगे वो कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे मैं कह रहा हूं ए एंड बी, ये दो इवेंट है, अर्थात कंपाउंड इवेंट है भाई। कौन सा इवेंट हो गया? जैसे ही एक से ज्यादा इवेंट एक साथ हुआ मतलब कंपाउंड इवेंट है। अब देखिए मुझे ए भी चाहिए, अब जरा सा समझिए, ये साथ दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। जी हां, ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा ए एंड बी साथ साथ है। इसका मतलब यह होता है इवेंट ए एंड बी बोथ अकर्ड, मतलब दोनों साथ साथ है। क्या है? दोनों साथ साथ है। अगर मान लीजिए ए बी एंड सी होता तो क्या होता? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन साथ साथ है। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ बच्चों, अर्थात आपको इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी बोथ अकर्ड, मतलब दोनों घटना साथ साथ है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब चलिए इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। अभी हमने आपको बताया कंडीशनल में, वी नो दैट, हम जान रहे हैं कि अगर एक घटना घटित हुई पहले, कौन घटना? ए घटना घटित हुई पहले, और उसके बाद कौन घटना हो रही है? बी घटना हो रही है, और बी पर ए के द्वारा इफेक्ट है। तो बताइए बी का प्रोबेबिलिटी आप क्या निकाला करते थे? बी बाय ए। कैसे निकालते थे? बी बाय ए। और उसको आप किस एक्सपेरिमेंट से निकालते थे? यही था ना आपका। अब जरा गौर कीजिए, आपको निकालना है ये वाला रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको यहां लाइएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। यही होगा ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ये देखिए, ये देखिए मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जरा सा सुनिए, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए भी चाहिए एंड बी भी चाहिए। याद रखिएगा, इंटरसेक्शन हमेशा किसको शो करता है? एंड को शो करता है। किसको शो करता है? एंड को शो करता है। अब ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो कैसे निकला? देखिए, पहले जो आपने निकाला वो सिंपल प्रोबेबिलिटी हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब फिर बी का प्रोबेबिलिटी निकाला, ए के द्वारा इफेक्टेड है, तो क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। अब दोनों को क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है ना, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसके आधार पर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आधार पर ये एक्सप्रेशन निकाला। तो मल्टीप्लाई जो हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए हम ये कहें, ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं ये कहूं कि भाई पहले घटना कौन हुआ है? बी हुआ है। मान लीजिए पहले घटना बी हुआ है और तब घटना ए हो रहा है, ये बताइए तब आपका क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होगा। क्या होगा मेरे यार? बी घटना घटित हो चुकी है और ये घटना घटित करने जा रहे हैं, ठीक है, और बी के द्वारा ए पर इफेक्ट है। तो बताइए इसको कैसे निकालते थे कंडीशनल में? ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही होगा, ये यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। यही होगा। तो देखिए
यहां भी आपका जो हुआ, यहां भी आपका क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए बी घटना पहले घटित हुई तो सिंपल हुई, और बी के बाद कौन घटना घटित हो रही है, ए हो रही है, और बी के द्वारा ए पर इफेक्ट है, इसलिए ए बाई बी लिखा गया। समझ में आ रही है? और दोनों को क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, साथ साथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साथ साथ कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जा तो ये होता है, इसको कहते हैं हम लोग साथ साथ करने के एवज में हम लोगों को ये जानना होता है कि हम साथ साथ कैसे करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए समझ गए तो नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए जी हाँ, अब तो हम लोग एक्स ये रिजल्ट भी प्राप्त कर लिए कि हम किसके द्वारा हम साथ साथ कर सकते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या निकाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। जरा गौर कीजिए, यहां ए है, नीचे भी ए है। ट्रिक दिमाग में, ए और ए, ठीक है। अच्छा यहां देखिए, फिर देखिए यहां गौर कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, यहां देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। देखिए ऊपर भी नीचे भी, मतलब इसी तरह चलते रहेगा, ऊपर नीचे मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? जा तो ये आपका क्या हुआ, साथ साथ करने का, इसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दूसरी बात, ई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकला है, और यहां भी क्या निकला है, बी ही निकला है, तो दोनों एक ही हुआ ना। अच्छा अब देखिए, तो अब हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। आई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला तो हम ये बताना चाहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका, अगर पहले ए घटना घटित हुई है तो ए का सिंपल प्रोबेबिलिटी, और ए के बाद अगर बी घटना घटित हुई है और ए के द्वारा इफेक्ट पड़ा है तो इनटू क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। अब देखिए ये अपना पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, ये क्या हुआ, दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, दोनों एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए ना नाम पड़ा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इस तरह से दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए यही रिजल्ट आप ये ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर पहले बी घटना घटित हुई है तो बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इनटू, तब एक घटना घटित हो रही है और ए बी के द्वारा ए पर इफेक्ट है, तो क्या लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। समझ रहे हैं? ये जो मैंने दिखाया कि दोनों का ये चीज सेम है, इंटरसेक्शन साथ करने का सेम ही है, बस बदला क्या, इसमें बदल हुआ कि ए पहले हुआ, अब बी, इसमें क्या हुआ, बी पहले हुआ, ए बाद में हुआ। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम लोग इसके साथ एक और चीज जोड़ें। मेरे यार ये तब यूज करते हैं जब क्या हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, मतलब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हो, कंडीशनल हो, तभी ना। अब चलिए, अगर हम ये कहें मेरे यार कि ए एंड बी इवेंट जो है आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका मतलब है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तब हम साथ साथ कैसे कर सकते हैं,
और यहां क्या था, डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंड कर रहा था, अर्थात इसमें बी जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर, और इसमें ए किस पर डिपेंड कर रहा है, बी पर, समझ रहे हैं। लेकिन हम कहें कि भैया ये इंडिपेंडेंट है, माने स्वतंत्र है, ना ए बी को इफेक्ट कर रहा है ना बी ए को इफेक्ट कर रहा है, नॉट इफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। तात्पर्य यह है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि मैं 52 कार्ड कहूं और उसमें मैं कहूं कि 2 कार्ड आपको खींचनी है, कितनी कार्ड, 2 कार्ड, 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, हाँ रखने वाला कहानी है। अर्थात पहला कार्ड आप जो खींचोगे, पहला कार्ड खींचोगे ना, पहला कार्ड जो खींचोगे 52 कार्ड में, फिर क्या करोगे, वह कार्ड देखने के बाद फिर रख डालोगे, तब फिर दूसरा जो कार्ड खींचोगे उसमें तो 52 रहेगा। क्या पहले से कोई इफेक्ट पड़ा, क्या पहले से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ए के द्वारा बी पर कोई इफेक्ट नहीं है या बी के द्वारा ए पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। मेरी बात समझ रहे। उस समय आपको क्या सोचना है, तो बंधु उस समय कैसे साथ करेंगे, तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो पहला जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो तो इफेक्टेड नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं रहता, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे, और दूसरा जो इवेंट कर रहे हैं, और वो कौन इवेंट हो रहा है, बी इवेंट, बी इवेंट, जबकि ए के द्वारा कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पहले ही बोल दिए, तो उसका क्या लिखा जाएगा, सिर्फ सिंपल, वो भी सिंपल हो गया, वो भी बी बाय ए नहीं होगा, वो क्या होगा, क्योंकि ए के द्वारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अर्थात एक तरह से ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बराबर यहां हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही हो गया। जब इफेक्टेड रहता है तो उसको लिखा जाता है क्या, बी बाय, और जब इफेक्टेड नहीं हो तब बी बाय ए ने सिर्फ बी लिखा जाए। समझ में आ रही है मेरी बात। यही चीज अगर हम कहें कि ए बी एंड सी 3 घटना हो रही है, पहला घटना हो रही है, पहला एक्सपेरिमेंट क्या हो रही है, ए, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हो रही है, बट बी पर ए के द्वारा कोई इफेक्ट नहीं है, फिर तीसरा घटना क्या हो रही है, सी हो रही है, लेकिन सी के द्वारा, सी पर बी के द्वारा या ए के द्वारा कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, तो अगर ये तीनों को साथ साथ करना है तो क्या लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ए एंड बी एंड सी बराबर, बोलिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। आ रही है बात समझ में, आ रही है कि नहीं, जी हाँ, ये बनेगा, ये 2 इवेंट को साथ करने का, ये 3 इवेंट को साथ करने का, 4 इवेंट को साथ कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी उसको साथ कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के द्वारा, ये भी मल्टीप्लाई ही है, समझ रहे हैं, कोई परेशानी। तो ये कहलाता है बच्चों आपका कि जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो तो हम इस रिजल्ट के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं, 3 गो वाला में, मान लीजिए हम 52 कार्ड बोले, उसमें 3 कार्ड खींचना है रेड, कितना कार्ड खींचना है, जी हां 3 कार्ड खींचना है आपको, लेकिन 1 बाय 1 कैसे खींचना है बंधु, 1 बाय 1, एक साथ नहीं खींचेंगे, एक साथ खींचे तब तो कोई इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यह भी कह दिया गया है विथ रिप्लेसमेंट, कैसे खींचना है भाई, विथ रिप्लेसमेंट, और तीनों रेड कार्ड होना चाहिए, तीनों क्या होना चाहिए मेरा, रेड कार्ड होना चाहिए। जरा सा देखिए, ये देखिए पहला एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपके पास टोटल कार्ड और सिंपल, पहला एक्सपेरिमेंट कीजिएगा,
इवेंट, ये देखिए पहला कार्ड, ये बताइए आपका टोटल कितना रहेगा? 52 कार्ड। और पहला कार्ड आप रेड कार्ड खींच रहे हो। कौन रेड कार्ड? रेड कार्ड कितना होता है भाई? 26 रेड कार्ड होता है। 26 रेड कार्ड होता है। ए एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर जब दूसरा कार्ड खींचोगे विथ रिप्लेसमेंट, माना कार्ड जो निकाले वो फिर डाल दिए, तो आप देखिए दूसरा कार्ड खींचिएगा तब भी आपके पास 52 ही रहेगा। और रेड कार्ड कितना रहेगा? ये भी 26 ही रहेगा। इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, फिर तीसरा कार्ड खींचिएगा तो 52, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है, फिर डाल दिया आपने। अब बताइए इसमें कितना होगा? इसमें भी 26। तो तीनों क्या हुआ? तीनों एक्सपेरिमेंट कोई किसी को इफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं। लेकिन आपको तीनों कार्ड चाहिए। क्या चाहिए? तो आपको कैसे निकालना होगा? ए एंड बी एंड सी, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अर्थात पहला का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई दूसरा का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई तीसरा का प्रोबेबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत कंसेप्ट में? कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? चलिए, तो इस तरह से जी हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? साथ साथ कर सकते हैं। और किसके द्वारा? तो भाई मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है, इसलिए आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लें। आइए जी हाँ, तो हम लोगों ने दो एप्लीकेशन पढ़ा। पहला तो जो कंडीशनल्स के आधार पर हम लोगों ने देखा कि कंडीशनल के आधार पर कैसे हम साथ साथ कर सकते हैं। ये कंडीशन के आधार पर हुआ। और ये क्या हुआ? विदाउट कंडीशन, है ना, का इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने साथ साथ किया बच्चों ध्यान। अब देखिए अब हम लोग तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और इसमें मैं कहूंगा कि भाई तीसरा एप्लीकेशन किस लिए बना है? कहूंगा कि इवेंट ए एंड बी इवेंट, या ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, अर्थात कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। और यदि ऐसा कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, अर्थात प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? एटलीस्ट वन ऑफ देम। मतलब ये हुआ कि ए चाहिए या बी चाहिए। ए चाहिए या, देखिए यहां बी चाहिए, या बोथ, ये दे सकते हो, और बोथ। ये देखिए ए चाहिए या बी चाहिए, इसीलिए लिखा गया है एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम माने कम से कम क्या चाहिए? एक चाहिए। तो इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। किस सिंबल से? जी हाँ, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या आइदर इवेंट ए और बी और बोथ। समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर इवेंट ए और बी और बोथ, इसी लैंग्वेज में आ जाता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक चाहिए।
ए हो जाए तो अच्छा है, या बी हो जाए तो अच्छा है, ए और बी दोनों हो जाए तो भी अच्छा है। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, अर्थात इसके लिए बनाया गया है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये देखिए, ये रिजल्ट बनाया गया है। ये रिजल्ट बनाया गया है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश। आपको याद होगा, आपने ये पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है आप लोग को? यही चीज ना था एडिशनल थ्योरम। तो यहां एक नया सीखने को मिल रहा है, ये भी यूज कर सकते हैं और इसी को मॉडिफाई करके ये बनाया गया है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जो है वह क्या कर सकते हैं, ए डैश का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अक्रेंस ऑफ इवेंट ए, मतलब ए के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। नहीं, इसमें कैसे निकालते थे, 1 में अगर अक्रेंस ऑफ इवेंट का प्रोबेबिलिटी घटा दें तो नहीं हो जाता है नन अक्रेंस ऑफ इवेंट का प्रोबेबिलिटी। और बी डैश की बात करें, क्या करेंगे, 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जानिए, मैं आपको इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये भी आपको आ सकता है। जी हाँ, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज है, ये कैसे तैयार किया गया, समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ, इसी एडिशनल थ्योरम को मॉडिफाई करके बनाया गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए इसको प्रूफ करते हैं। आइए, सबसे पहले नोट कर लें, तब प्रूफ करेंगे हम लोग। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम तीसरा एप्लीकेशन सीख रहे हैं और तीसरा एप्लीकेशन में मैंने कहा ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। और तब आपको ए एंड बी को इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपके पास मान लीजिए 52 कार्ड है। क्या कितना कार्ड है भाई? 52 कार्ड है। उसमें आपको एक कार्ड खींचनी है। कितनी कार्ड? मात्र एक कार्ड। लेकिन एक कार्ड रेड हो या ब्लैक हो, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, रेड हो या ब्लैक हो। मतलब अगर मुझे रेड कार्ड खींच के भी दे दोगे तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम, या ब्लैक कार्ड भी खींच के दे दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, मुझे रेड चाहिए या ब्लैक चाहिए, दोनों में एक ही चाहिए, लेकिन ऑप्शन कितना हो गया आपके पास? दोनों हो गया। तो उसको हम लोग यूनियन से जोड़ सकते। किसके द्वारा जोड़ेंगे? बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का भी मतलब यही होता है, आइदर इवेंट ए और बी, ए और बी, या दोनों में जो कॉमन है वो। ठीक है, तो जी हां, अब देखिए इसको हम लोग जी हां प्रूफ करते हैं ये कैसे रिजल्ट हुआ। तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है भाई? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये तो पहले ही पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एडिशनल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आइए, जी हां, ये देखिए प्रूफ करते हैं हम लोग इस रिजल्ट को। सबसे पहले आप लोगों को ये पता है
सबसे पहले आप लोगों को यह पता है कि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र है, कोई किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए, आपको याद होगा आपने ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या निकाला था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला था ना। जब ए एंड बी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तब ये निकाला था। अब चलिए, अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, वी नो दैट एडिशनल थ्योरम से कि ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या जानते हैं आप लोग? जी हाँ, देखिए ये इसका ही नया रूप हुआ। ये तो पुराना रूप जान ही रहे हम लोग। इसका नया रूप है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ रहा है क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लेंगे, क्या रहेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होगा ना। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब याद कीजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 में अगर एक अकुरेंस ऑफ इवेंट का प्रोबेबिलिटी घटाते हैं तो क्या निकलता है, नॉन अकुरेंस ऑफ इवेंट, अर्थात इसको क्या लिखा जाएगा, गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। कोई दिक्कत? अब चलिए, बिल्कुल मैथमेटिकल है भाई। अब देखिए, अब आपके सामने अगर हम कहें कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और इसको नॉन अकुरेंस में चेंज करना है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जरा सा फिर देख लीजिए, आपको याद होगा ए का प्रोबेबिलिटी और नॉन अकुरेंस ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी लिख सकते हैं, और अगर ए डैश लिखना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी लिख सकते हैं ना, दोनों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लोगों को लिखना था 1 माइनस ए डैश। अब चलिए, ये आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, सही है। अच्छा, अब देखिए, ए यूनियन बी बराबर, देखिए गौर कीजिए, यहां आगे में क्या है, डिजिट 1, चलिए बहुत अच्छा, 1 है माइनस, इन दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो कॉमन ले ले। अब बताइए यहां क्या बचेगा, यहां साइन क्या हो जाएगा और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा, कोई दिक्कत? अब बताइए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये बताइए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जी हाँ, 1 में आप अकुरेंस ऑफ इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी माइनस कर रहे हो तो क्या निकलेगा, ये देखिए आपका निकल गया, आपका निकल गया। अर्थात देखिए आपके सामने हमने ये प्रूफ किया बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। मेरी बात समझ रहे हैं? ये देखिए, और आपने ये अनुभव किया होगा कि इसी एडिशनल थ्योरम को मॉडिफाई करके वो रिजल्ट बनाया गया। अब देखिए अंतर क्या है, अंतर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसी किसी सवाल में ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहता है, तब तो एडिशनल थ्योरम यूज करना बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन किसी प्रॉब्लम में
आपको ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी नहीं है और यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तब इस जगह कौन सा यूज करना चाहिए? हाँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। आई बात समझ में? मैं क्या कहना चाहता हूं, दोनों रिजल्ट एक ही देगा, लेकिन आपकी आवश्यकता अनुसार यूज करना होता है। कोई दिक्कत? तो ये हुआ आपका यूनियन के लिए। तो दो चीज आप लोगों ने सीखा आज, एक इंटरसेक्शन के लिए और एक यूनियन के लिए, है ना? कोई दिक्कत? चलिए नोट कर ले। जी हां, तो हम लोगों ने यूनियन के रिजल्ट को प्रूफ किया, और किस केस में? तो जब इंडिपेंडेंट हो तब। अब चलिए, अब मैं चौथा जो एप्लीकेशन बताऊंगा वो बिल्कुल सिंबल के लिए है। जी हां, सिंबल को समझने के लिए। आई देखिए, जहां यहां ध्यान रखना है, सिंबल की सबसे ज्यादा अहमियत होती है बच्चों। जो सिंबल को समझता है, चौथा एप्लीकेशन सिर्फ सिंबल के लिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा आपने ए यूनियन बी पढ़ा ना, अभी तुरंत पढ़ा। तो जी हाँ, ए यूनियन बी आपने क्या समझा? बस सिंबल समझना है, रिजल्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हो गया कि ए और बी अर्थात यूनियन किस सिंबल में बदलता है? और में बदलता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यह भी लिख सकता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, माना कम से कम एक होना चाहिए, ए या बी। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, दूसरा हम लोगों ने देखा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या देखा हम लोगों ने? ए इंटरसेक्शन बी, ये साथ साथ करने का, ए एंड बी। इसका मतलब हुआ एक तरह से कंबाइंड, यही नहीं हुआ? जोड़ना, साथ साथ करना, ये हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, इसके बाद देखिए तीसरा, अगर ऐसा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या होता है? ये पहली बार सिंबल आया, ये दोनों तो सिंबल पहले भी आया था। ये देखिए, इसका मतलब हुआ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर, ए डैश का मतलब हुआ नन अकुरेंस, बी डैश का मतलब नन अकुरेंस, मतलब नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब क्या हुआ? नाइदर ए नॉर बी, ना ए घटना हो एंड ना बी घटना हो। समझिएगा, ना ए घटना हो एंड ना बी घटना हो। इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे मेरे यार? ये तो आपके लिए नया है। तो जी हां, इसको निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। कैसे निकाल सकते हैं? अब ये सोच रहे होंगे कि सर ये कहां से लिखे? जी हां, ये आया है बच्चों सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी में आपने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पढ़ा होगा ए यूनियन बी होल डैश, जिसको कि डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता था। डी मॉर्गन्स लॉ, इस लॉ के तहत अभी ध्यान दीजिएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होल डैश। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने इसी के तहत, इसमें अगर हम नंबर लगाएंगे बराबर होगा,
उसके बाद NS लगाएंगे तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी में, आएगा ना। देखिए ना यहां देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश को कैसे निकालोगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश है ना जी। कैसे निकालते हो, ए डैश का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, तो 1 में अक्यूरेंस ऑफ इवेंट को घटा देते हैं तो हो जाता है। उसी तरह 1 माइनस क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखे। समझ में आ रही है मेरी बात। अब ये बताइए, ये हम यूनियन निकाल सकते हैं कि नहीं, इसके लिए तो हम पढ़ चुके हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अच्छा, ये हुआ हमारा। उसके बाद चौथा नंबर, अब देखिए अगर हम ये लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, इसका मतलब क्या समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा, देखिए ए डैश का मतलब है नहीं होना और बी डैश का भी मतलब नहीं होना, अर्थात ये कह सकते हैं नाइदर ए और नॉर बी, यानी हुआ नाइदर ए नॉर बी, ए ना हो या बी ना हो। समझ रहे मेरी बात। अच्छा ये बताइए इसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे, अगर हम देखें यहीं से सेट थ्योरी से, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, डिमॉर्गन्स लॉ से। दोनों डिमॉर्गन्स लॉ है, ये भी डिमॉर्गन्स लॉ है। ये बनाया गया है इंटरसेक्शन के लिए और ये बनाया गया है यूनियन के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पर होल डैश बनाओगे ना। और इसका कैसे निकालोगे, हाँ बिल्कुल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आ रही है बात समझ में। बस इसके बाद आप लोगों को बस एग्जाम्पल देखनी है, ये सब छोटा छोटा एप्लीकेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं। कोई परेशानी, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग अब देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, कहेंगे एन अर्न कंटेंट अर्न मतलब बैग होता है, ए अर्न कंटेन 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल। एक बैग में 10 ब्लैक बॉल है और कितना 5 व्हाइट बॉल है, ठीक। अब कहें 2 बॉल्स आर ड्रॉन from the urn, one after the other without replacement
What is the probability? What is the probability that both drawn balls are black? एकदम प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। देखिए क्या कर रहा है, समझना है, ध्यान दीजिएगा। एक बैग में, मान लीजिए बैग अर्न हुआ बैग ए, एक बैग में 2 तरह का बॉल है, 10 ब्लैक बॉल है, ब्लैक है, और 5 वाइट है, 5 वाइट है। ठीक है, अब कह रहा है हमको कितना बॉल ड्रॉन करना है भाई? 2 balls are drawn from urn, one after the other, मतलब एक एक करके। कैसे खींचना है भाई? और देखिए ये वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, माने पहला बॉल जो ड्रॉन करेंगे उसको फिर रखना नहीं है, और दूसरा बॉल जब ड्रॉन करेंगे तो निश्चित पहले से क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कंडीशनल हो गया भाई, कंडीशनल हो गया ना, बोलिए। और फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? दोनों क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है आपका। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पहला ड्रॉन कर रहे हैं, पहला ड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। पहला ड्रॉन पर तो किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए इसमें बताइए सैंपल स्पेस कितना है? 10, 5, 15 टोटल बॉल। खींचना कितना है पहला ड्रॉन में? 1 बॉल की 2 बॉल? 1 बॉल, बिल्कुल 1 बॉल, क्योंकि एक एक करके ही 2 पुराना है आपको, एक बार 2 नहीं पुराना है, एक एक करके। तो पहला में 1 ही बॉल होगा, तो 15 बॉल में से 1 बॉल, 15 C1, 15 C1 खींचना है ना, सेलेक्ट करना है ना। जहां तो कॉम्बिनेशन के द्वारा हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो 15 C1। अगर 2 बॉल खींचना होता तो 15 C2, 3 बॉल खींचना होता तो, समझ में आ रही है? अब देखिए 15 C1 का अगर मान निकाला जाए तो 15 को 1 बार लिखेंगे, 15 बाय कितना 1, कितना रिजल्ट हो गया? 15 हो। सही है। अब चलिए अब इवेंट की बात करें। ए, आपको कौन सा बॉल चाहिए? दोनों बॉल ब्लैक चाहिए, मतलब पहला बॉल भी आपको ब्लैक चाहिए एंड दूसरा बॉल भी ब्लैक चाहिए, तब दोनों मिला के आपको 2 बॉल पुरेगा। इसका मतलब है द इवेंट गेटिंग ए ब्लैक बॉल। क्या चाहिए? ब्लैक बॉल चाहिए। तो बताइए ब्लैक बॉल कितना है इस अर्न में हमारे पास? 10, और 10 में से आपको क्या गो ब्लैक बॉल लेना है? 1। इसका मतलब है 10 C1। क्या हो जाएगा मेरे यार? 10 C1। और 10 C1 का मान कितना निकालोगे? 10 को 1 बार लिखोगे, 10/1 बराबर कितना? 10। समझे बात? अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, चूंकि सिंपल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, यही ना। ये बताइए ए का 10 बटे कितना? 15। ठीक है, कटबो करेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2/3। मतलब एक पहला ड्रॉन का आपने ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या निकाला? ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे? दूसरा ड्रॉन, सेकेंड ड्रॉन, दूसरा ड्रॉन करेंगे भाई। अब ये बताइए ये जो आपने ब्लैक निकाला है, अब आपके पास बक्सा में, जरा गौर कीजिएगा, बक्सा में कितना बचा? तो ब्लैक बॉल 1 आप निकाल चुके हैं, तो 9 बचा ब्लैक बॉल। और व्हाइट बॉल कितना बचा? 5 का 5 6,
जी हाँ, इसमें भैया आपने निकाला ही नहीं है तो ये घटेगा कैसे? नहीं घटेगा। अब बताइए, सेकेंड ड्रॉन जब कीजिएगा तब आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा? 9 5 14, इसका मतलब 14। और फिर आपको सेकेंड ड्रॉन में क्या बॉल निकालना है? एक। इसका मतलब है 14C1 अर्थात कितना हो गया? 14/1, दिस इज इक्वल टू 14। कोई दिक्कत? अब चलते हैं बी। जी हाँ, बी अब जानना चाहते हैं कि बी आपको सेकेंड बॉल कौन चाहिए? ब्लैक ही चाहिए, तब ना आपको 2 ब्लैक बॉल पूरेगा। तो जी हाँ, द इवेंट गेटिंग ए ब्लैक बॉल यही चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो यह ब्लैक बॉल चाहिए आपको, लेकिन क्या ए से इफेक्ट पड़ा है कि नहीं? पड़ा है। इसका मतलब है आप नंबर ऑफ बी बाय ए, है ना, इफेक्टेड है ना, नंबर ऑफ बी बाय इफेक्ट। यहां भी देख रहे हैं घट गया है, तो इफेक्ट पर बेट किया है जी। इसका मतलब है ब्लैक बॉल अब कितना है आपके पास? 9। तो 9C कितना? 1, यही ना होगा? 9C1। अब बताइए 9 में से 1 मतलब 9/1 मतलब कितना रिजल्ट हो गया? 9। अर्थात दूसरे ब्लैक बॉल का इवेंट कितना हुआ? 9। और इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? नंबर ऑफ बी बाय ए बाय नंबर ऑफ एस, ये वाला एस। तो 9/, ठीक है, 9/14। तो दूसरा ब्लैक बॉल का भी प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। बट आपको निकालना क्या है? किसका प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, दोनों का चाहिए, पहला का भी चाहिए एंड दूसरा का भी चाहिए। मतलब आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो चाहिए ए एंड बी चाहिए। क्या चाहिए? ए एंड बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, यही चाहिए ना। तो बताइए मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, यही बताता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ ये और बी बाय ए हुआ ये। तो बताइए ए का प्रोबेबिलिटी आपने कितना निकाला है? 2/3। ए का प्रोबेबिलिटी कितना? अब बी बाय ए का प्रोबेबिलिटी कितना? 14। कटबो करता 2 7 14, 3 3 9, कितना हो गया जी? 3/7। कितना गया? आई बात समझ में? इसीलिए देखिए बच्चों, ये दोनों एक्सपेरिमेंट अलग अलग हो रहा था, अब फिर दोनों को क्या कर दिए? साथ कर दिए, कंबाइंड कर दिए। किसके द्वारा? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के द्वारा। यही काम करता है मल्टीप्लिकेशन। कोई परेशानी नहीं, समझ गए होंगे, नोट कर लें। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या था? यह हमने एग्जाम्पल दिया था विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। और इसी सवाल में अगर आपको हम कहें 3 बॉल ड्रॉन करना है, कितना बॉल? 3 बॉल ड्रॉन करना है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या होगा? पहला ड्रॉन करते, दूसरा फिर करते, अब फिर तीसरा करते, अब फिर तीनों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के द्वारा कंबाइन करते। क्योंकि मुझे कितना बॉल चाहिए? 3 बॉल। अब जैसे आपको 3 रोटी खाना है भाई, कितना रोटी? तो निश्चित तौर पर 3 रोटी खानी है, तो कैसे खाओगे? एक के बार खाओगे क्या? कैसे खाओगे? 1 by 1। पहला रोटी खाए, फिर एंड दूसरा रोटी खाए, एंड तीसरा रोटी खाए। लेकिन तीनों रोटी गया कहाँ? अजी आप ही के स्टॉक में जमा हुआ है। इसीलिए तीनों को ज्वाइंट करने के लिए आया है कौन? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब चलते हैं, एक बनाते हैं हम लोग विथ रिप्लेसमेंट, और जैसे ही विथ रिप्लेसमेंट होगा उस केस का मतलब हो जाता है इंडिपेंडेंट, तब वह कंडीशनल नहीं रहा, तब वह कंडीशनल नहीं रहेगा।
आइए जी हाँ, अब बनाते हैं हम लोग एक और प्रॉब्लम। देखिए क्या करा है। टू बॉल आर ड्रॉन, टू बॉल्स आर ड्रॉन। कितना बॉल खींचना है बंधु? दो बॉल खींचनी है। एट रैंडम, अचानक ही खींचना है। विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स containing containing 10 black and 8 रेड बॉल्स, है ना जी हाँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that both balls find the probability both balls are red and दूसरा first ball is black, first ball is black and second is red। देखिए दो क्वेश्चन मैंने दिया, दो प्रॉब्लम मैंने दिया, समझिएगा क्या कर रहा है। पहला काम समझिए, कहता है डू बॉल ड्रॉन करना है एट रैंडम। कितना बॉल चाहिए आपको और क्या चाहिए, कैसे चाहिए? विथ रिप्लेसमेंट। मतलब विथ रिप्लेसमेंट बता दिया कि आपको एक के बाद दो बॉल नहीं चाहिए, एक एक करके चाहिए, क्योंकि दो वर्ड होता है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट। इसका मतलब आपको ये जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम बोले कि 1 बाय 1, आपको खुद समझ लेना है कि अगर विथ रिप्लेसमेंट भी होता है या विदाउट रिप्लेसमेंट भी होता है तो आपको एक एक करके ही खींचना है। समझ में आ गई बात? अब देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता था, निकाल के और फिर डाल दिया जाता था। और विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, उल्टे बोल दिए क्या, उल्टा ही बोल दिए बच्चों। यहां विदाउट रिप्लेसमेंट में निकाल के नहीं डालना है और विथ रिप्लेसमेंट में क्या है, निकाल के फिर डाल देना है। तो जब निकाल के फिर डाल दोगे तो आगे वाले से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही बात है ना। चलिए हम लोग प्रॉब्लम बनाएं। अब देखिए सबसे पहला मुझे हम लोग को पता है कि भैया बक्सा में हमारे पास 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है, यही है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन में क्या मैंने बोला है, बोथ बॉल्स आर रेड। दोनों बॉल आपका क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो अब देखिए, अब गौर कीजिएगा, आपके पास आप फर्स्ट ड्रॉन करने जा रहे हो। कौन सा ड्रॉन? फर्स्ट ड्रॉन, पहला खींचने जा रहे हो बॉल। कौन खींचोगे? पहला। तो बताइए इसमें पहला जो खींचोगे 10 8 18, 18 में से 1, यही ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 बाय 1 मतलब 18 हो गया। अच्छा इसका इवेंट क्या चाहिए आपको, दोनों रेड चाहिए। तो पहला भी रेड चाहिए एंड दूसरा भी। तो पहला द इवेंट गेटिंग ए रेड बॉल,
ए रेड बॉल। बताइए क्या होगा रेड बॉल? बताइए रेड बॉल कितना है भाई? 8। 8 में से 1 चाहिए, तो 8/1 बराबर कितना हो गया? इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/18, यही ना होगा जी, अर्थात 4/9 ये हो गया। अच्छा फिर चलिए अब दूसरा ड्रोन करते हैं, सेकेंड ड्रोन करेंगे। अब बताइए सेकेंड ड्रोन में क्या होगा? सेकेंड ड्रोन में जब वो विथ रिप्लेसमेंट है तो कोई इफेक्ट पड़े नहीं करेगा। पड़ेगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इसमें देखिए टोटल बॉल तो आपके पास 18 ही रह जाएगा। 18C1 इसका रिजल्ट 18/1 कितना हो गया भाई? 18 हो गया। ठीक है। अच्छा बी आपको चाहिए क्या? बताइए। द इवेंट गेटिंग ए रेड चाहिए इसमें भी, बोलिए। तो बताइए रेड चाहिए तो रेड बताइए। रेड तो हमारे पास उतने हैं भाई, 8C1 मतलब 8, जैन होगा। अब ये बताइए इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 8/18 मतलब, हाँ जी यही तो दिखाना आपको चाहते थे मेरे यार। देखिए जब विथ रिप्लेसमेंट है तो कोई इफेक्ट किसी को नहीं पड़ता है। तो पहला में भी रेड का प्रोबेबिलिटी कितना निकला? 4/9। और दूसरा में भी रेड का प्रोबेबिलिटी कितना निकला? और आपको निकालना है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों चाहिए रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 4/9 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपका कितना है? 4/9। कितना हो जाएगा? 16/81, यही ना होगा। कोई दिक्कत समझ में आई? अच्छा फिर चलिए ये हुआ। अब अगर आप सेकेंड प्रॉब्लम बनाएंगे, कौन सा प्रॉब्लम? सेकेंड, तो बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखिए सेकेंड में बनाना है, अर्थात फर्स्ट बॉल क्या चाहिए आपको? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक और सेकेंड बॉल क्या चाहिए? सेकेंड इज रेड। चलिए बहुत अच्छा। आइए सबसे पहला बात, फर्स्ट ड्रोन में, पहला ड्रोन में आइए बोलिए ए क्या है? सॉरी एस क्या है? नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा भैया? तो 10, 8, 18, 18C1 मतलब कितना हो गया? 18/1 बराबर कितना? 18। ठीक है। अच्छा अब चलिए आपको पहला ड्रोन क्या चाहिए? ब्लैक। द इवेंट गेटिंग ए ब्लैक बॉल, यही ना। तो इसका मतलब है ब्लैक बॉल कितना है? देखिए तो बच्चों आपके बक्सा में ब्लैक बॉल कितना है? 10 है। तो 10C1 क्या हो जाएगा? 10/1 मतलब 10, यही ना। कोई दिक्कत आई बात समझ में? अच्छा इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ें इसी में, है ना, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट ड्रोन कर लिया है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना बाकी है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट ड्रोन क्या किया? ब्लैक बॉल। फर्स्ट ड्रोन क्या चाहिए आपको? ब्लैक। और उसका आप लोगों ने सैंपल स्पेस 18 निकाला और इवेंट आपने 10 निकाला। बताइए इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा? तो 10/18, क्योंकि सिंपल है, अर्थात 5/9 यही निकलेगा। अब बताइए ये हो गया। अब सेकेंड ड्रोन कीजिए। सेकेंड ड्रोन बताइए। सेकेंड ड्रोन में भी आपको रेड चाहिए। सेकेंड ड्रोन में क्या चाहिए? तब ना 2 ठो पुड़ेगा। एक ब्लैक चाहिए और एक रेड चाहिए। तो चलिए NS कितना होगा भाई? 10, 8, 18, एक बॉल 18/1 मतलब 18। ठीक है। अब बताइए ये अगर हो गया और इसमें इवेंट क्या चाहिए भाई? इसमें इवेंट क्या चाहिए?
द इवेंट गेटिंग बिल्कुल ए रेड बॉल, मतलब हो गया आपके पास रेड है 8, 8C1, इतना 8/1 बराबर 8 हो गया। अब आपको दोनों मिला के चाहिए, पहला ब्लैक का दूसरा रेड, अर्थात आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब हो गया कितना, और इसका प्रोबेबिलिटी पहले दिखना होगा ना, प्रोबेबिलिटी लिखना होगा। अभी तो इवेंट निकाले, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 8/18 माना 4/9, यही ना। अब चलिए दोनों को अब साथ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, बोलिए क्या करिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब क्या हो गया भाई, पहला में कितना निकाले हैं 5/9 और दूसरा में 4/9, 5 के 20, 9 81, बोलिए एक ब्लैक और एक रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना निकला 20/81। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसी सवाल को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर बिल्कुल शॉर्ट में बनाना है तो बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये तो एक तरीका हुआ। अब देखिए मैं बताऊं, ये देखिए शॉर्टकट तरीका, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। जी हाँ, 10 बॉल क्या था आपका ब्लैक, समझना है 10 बॉल क्या था, और 8 बॉल क्या था रेड, समझ रहे हैं। अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि भाई ये विथ रिप्लेसमेंट है, पहला ड्रॉन होगा और फिर उसको उसी में डाल दिया जाएगा, तब ना दूसरा ड्रॉन होगा। तो पहला से कोई इफेक्ट पड़ेगा, कौन पहले निकला उससे कोई इफेक्ट, ब्लैक निकले या रेड निकले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम चाहें तो एक ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी निकाल लें। किसका निकालने का, एक ब्लैक बॉल, पहला हो या दूसरा हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं इफेक्टेड नहीं है तो दिक्कत क्या, बोलिए समझ में आ रही है। जी हाँ, अगर पहला ब्लैक निकले तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 10/18 मतलब 5/9। ये किसका निकालने का प्रोबेबिलिटी निकाले, एक ब्लैक बॉल निकालने का, पहला निकले या दूसरा निकले, पहला भी निकलेगा तो 5/9 होगा, और दूसरा एक्सपेरिमेंट में भी निकलेगा तो उस केस में भी क्या होगा 5/9, काहे कि इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नहीं समझे बात, क्या बोले, समझ रहे हैं मेरी बात। जी हाँ, क्योंकि देखिए पहला बॉल अगर जो निकलेगा बच्चों तो घटता तो नहीं है, दूसरा बॉल निकालने में घटता है क्या, जब घटेगा नहीं वही का वही रहेगा, तो ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी तो 5/9 ही रहेगा, पहला ड्रॉन के रूप में भी और दूसरा ड्रॉन के भी रूप में, ठीक है। अच्छा, अगर रेड की बात करें तो एक रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी, इसको ए से के बदले में बी दे दे, बी मतलब ब्लैक, बी मतलब बी एक्सपेरिमेंट नहीं, बी मतलब ब्लैक बॉल, इसका मतलब ब्लैक, समझिएगा एक ब्लैक। अब देखिए एक रेड, जरा सोचिए, एक रेड, पहला रेड ड्रॉन हो या दूसरा रेड ड्रॉन हो, ड्रॉन क्या होगा 8/18 मतलब 4/9 होगा ना। बस एक ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी और एक रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हैं, अर्थात एक ही होगा फर्स्ट ड्रॉन के लिए भी एंड सेकेंड ड्रॉन के लिए। अब चलिए, अब आपके अनुसार बोलिए, बोथ बॉल्स आर रेड, मतलब दोनों क्या चाहिए आपको, मतलब पहला भी रेड चाहिए एंड दूसरा भी रेड चाहिए, मतलब रेड इंटरसेक्शन रेड, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, मतलब 4/9 गुना 4/9 मतलब कितना हो गया 16/81। देखिए पहला सवाल का आंसर 16/81 आया है, सेम आया, समझ में आया क्या। अच्छा, दूसरा सवाल क्या कहते थे, फर्स्ट इज ड्रॉन, अब फर्स्ट इज ब्लैक,
इसके अनुसार फर्स्ट और सेकंड हो गया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड इसमें कोई मायने नहीं रखता है। क्या विथ रिप्लेसमेंट न है, मायने कब रखता है? जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो, निकाल के रख लेंगे, देंगे नहीं, तब वो इफेक्ट पड़ता है। अब ये बताइए, पहला क्या चाहिए आपको? ब्लैक, बी दिए, और दूसरा क्या चाहिए? रेड, आर दिए। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? ब्लैक बॉल का 5/9, इसका 4/9, 5 चौके 20/81। देखिए 20/81 निकाले हैं, समझे बात क्या बोले? ये दूसरा टेक्निक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और कब बना सकते हैं? नहीं, ऑब्जेक्टिव में नहीं, विथ रिप्लेसमेंट वाली बात होगी तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। ये थोड़ा कम समय लगता है, ये थोड़ा ज्यादा समय लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जहां विथ रिप्लेसमेंट हो तब, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो पहला जो प्रक्रिया था वही अपनाना पड़ता है। नहीं, उसका ऐसे कैसे घट जाता है ना। जैसे मान लीजिए यहां हमने क्या बोला, नेचुरली फर्स्ट हो कि सेकंड हो उससे मतलब नहीं है, एक ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, तो पहला ड्रोन में भी यही प्रोबेबिलिटी होता है, और दूसरा ड्रोन भी ब्लैक होता तो यही प्रोबेबिलिटी होता, कहीं घटता नहीं है। अगर कोई मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है, एक मित्र बोला हमको खर्च है 10 रुपया सामान लेना है, एक मित्र बोला कि मुझे 1 रुपया दे दो, अब फिर मैं वापस कर दूंगा तुरंत, फिर मैं वापस कर दूंगा तुरंत, तो क्या मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, क्योंकि तुरंत मुझे मिल ही जाएगा, फिर 10 का 10 ही रह जाएगा, तो मुझे सामान खरीदने में कोई परेशानी होगी क्या? नहीं परेशानी होगी। वही बात नहीं यहां है, यहां पहले कह दिए विथ रिप्लेसमेंट, पहला ब्लैक आए कि पहला रेड आए, कोई इफेक्ट किसी को पड़वे नहीं करेगा। अगर आपका पहला ब्लैक भी आया तो नो ब्लैक नहीं होगा, दूसरे में 10 का 10 रहेगा, तब सिंपल, तब तो एक ही ना प्रोबेबिलिटी होगा सब जगह। एक ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होगा? 5/9, फर्स्ट ड्रोन में या सेकेंड ड्रोन में, और एक रेड का भी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रोन में भी 4/9 होगा, सेकेंड ड्रोन में भी 4/9 होगा। अब आपको कैसा चाहिए? मान लीजिए कि हाँ यहां हमको दोनों रेड चाहिए, तो दोनों रेड का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दिए 4/9, 4/9, मतलब पहलों में भी रेड का प्रोबेबिलिटी एंड दूसरा में भी रेड का प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या बोले, एक पहला ब्लैक दूसरा रेड, तो पहले ब्लैक 5/9 और दूसरा रेड 4/9, 5 चौक 20/81, और कहते दोनों ब्लैक चाहिए, पहला भी ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 5/9, दूसरा भी ब्लैक चाहिए तो 5/9, 25/81 हो। नहीं समझे बात? लेकिन प्रक्रिया तो आपका 2 ड्रोन में न हो रहा है, इसीलिए आपको सेपरेटली ही निकालना पड़ा, फर्स्ट ड्रोन एंड सेकेंड ड्रोन। कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए नोट कर लें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक से ज्यादा इवेंट को साथ करने के लिए सीख रहे थे कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी को साथ कर सकते हैं। जी हाँ, अर्थात वह साथ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के द्वारा किया बच्चों। जी हाँ, तो कितनों, जी हाँ, एक साथ अगर कई घटना एक साथ हो रही है हम उसको क्या कर सकते हैं? साथ साथ कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का क्लास जो हम लोग का रहा बच्चों, कंपाउंड इवेंट को जोड़ने का क्लास हुआ बच्चों, है ना। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, बट आप लोग का काम है इस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम है बिल्कुल उसको ढूंढ दीजिए, जी हाँ, कंप्लीट कर लें, है ना। तो नए टॉपिक में हम लोग प्रवेश करेंगे। चलिए बाय बच्चों।